हेलो स्टूडेंट। IRA अकेडमी जो कि 11th-12th के सभी सब्जेक्ट्स की ऑनलाइन क्लासेस अवेलेबल करवाता है। तो अपना यूट्यूब चैनल पे ये कुछ फ्री कंटेंट अवेलेबल किया है इसने। तो मैं IRA ऑनलाइन अकेडमी में केमिस्ट्री का ट्यूटर हूँ। तो मैं बिफोर द एग्ज़ाम जो टर्म 1 के सिलेबस है, ठीक है, सभी चैप्टर्स की MCQ सीरीज लेके आए हैं जो आपके फ्रीली अवेलेबल होगी यूट्यूब पर। आप इसको देख सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन है तो आप रिवीजन कर सकते हो इस सीरीज के थ्रू, और अगर प्रिपरेशन नहीं है तो मैं ब्रीफली सभी कंसेप्ट को एक्सप्लेन करूंगा, तो आप वहाँ से थोड़ा बहुत टॉपिक समझ सकते हो जिसमें भी आपको डाउट हो। और अगर कोई आपको इशू होता है तो आप या तो कांटेक्ट करो IRA अकेडमी पर, या फिर कमेंट करके अपने डाउट्स पूछ सकते हो। और बाकी हम नेक्स्ट टर्म 2 का सिलेबस स्टार्ट करेंगे 1 दिसंबर से। मे भी स्टार्ट हो जाएगा या फिर आपके एग्जाम्स खत्म होने के बाद स्टार्ट कर लेंगे हम लोग एक बैच। तो जैसा भी आपको ठीक लगे। बाकी अगर आपको और कोई डाउट हो तो कांटेक्ट कर सकते हैं IRA अकेडमी पर। तो आज से लेकर जब तक आपका केमिस्ट्री एग्जाम है, डेली एक वीडियो यूट्यूब पर अपलोड हो जाएगा। और आपके एग्जाम से पहले टर्म 1 के सभी चैप्टर्स की MCQ सीरीज हम कंप्लीट कर लेंगे। तो आज स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से, सॉलिड स्टेट। तो ये एक MCQ सीरीज है, ठीक है। इसमें हम क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन के आंसर्स मैं आपको बताऊंगा और ब्रीफली उनके आंसर्स भी डिस्कस करेंगे, किस तरीके से उनके आंसर्स को हम मार्क कर सकते हैं। और कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट जो यूज होंगे उनको भी मैं ब्रीफली एक्सप्लेन करता जाऊंगा हर एक क्वेश्चन में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, which of the following condition favors the existence of a substance in the solid state? सॉलिड स्टेट को इनमें से कौन सी कंडीशन है जो फेवर करती है? हाई टेम्परेचर, वीक कोहेसिव फोर्सेस, हाई थर्मल एनर्जी, लो टेम्परेचर। तो सॉलिड सब्सटेंस कब एग्जिस्ट करते हैं? जब जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में मोशन बहुत कम होता है, ठीक है, तब ये एग्जिस्ट करते हैं पार्टिकल। तो वीक कोहेसिव फोर्सेस, जब दो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स वीक होगा तब सॉलिड सब्सटेंस एग्जिस्ट नहीं करेंगे। हाई टेम्परेचर पर भी एग्जिस्ट नहीं करेंगे। जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते जाएंगे वो फोर्स वीक होता जाएगा। हाई थर्मल एनर्जी और हाई टेम्परेचर एक ही जैसी बात है, तो इसका आंसर हो जाएगा लो टेम्परेचर। लो टेम्परेचर पर मॉलिक्यूल्स आपस में पास पास आ जाएंगे, उनके बीच के इंटरेक्शन इंक्रीज हो जाएंगी और वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करने लगेंगे। तो लो टेम्परेचर फेवर करता है सॉलिड एग्जिस्टेंस ऑफ अ सब्सटेंस। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड? क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स बुक में लिखी हुई है, अमरफस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है? तो डेफिनेट एंड कैरेक्टरिस्टिक हीट ऑफ फ्यूजन ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का होता है। आइसोट्रोपिक नेचर, आइसोट्रोपिक नेचर नहीं होता क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का। तो ये जो प्रॉपर्टी है यही इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है, ये आंसर करेक्ट नहीं है। क्रिस्टलाइन सॉलिड का एनाइसोट्रोपिक नेचर होता है। मतलब अगर हम अलग अलग डायरेक्शन में जाएंगे तो अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की। हाँ, यहाँ पे हम ये याद रख सकते हैं कि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड है हमारे पास तो वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं, एनाइसोट्रोपिक। और अगर एमोर्फस सॉलिड है तो वो आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं। मतलब यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी अलग अलग डायरेक्शंस में, और यहाँ पर फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होंगी। जैसे जैसे हम डायरेक्शन चेंज करते जाएंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज जो है वो चेंज होती जाएंगी, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एग्जांपल है। तो इसी वजह से इनको हम एनाइसोट्रोपिक की कैटेगरी में डालते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को। तो ये ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज ड्यू टू। शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का किस वजह से होता है? अ रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूट पार्टिकल ओवर अ
शॉर्ट डिस्टेंस इन द क्रिस्टलाइन लैटिस। रेगुलर अरेंजमेंट तो होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का, लेकिन ओवर अ शॉर्ट डिस्टेंस नहीं होता। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल ओवर अ लॉन्ग डिस्टेंस। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रेगुलर अरेंजमेंट भी होता है और लॉन्ग डिस्टेंस भी होता है इसमें क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में। इसी वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प होता है। मतलब जैसे ही एक फिक्स टेम्परेचर पहुंच के ये मेल्ट करने लग जाते हैं। रेंज मेल्टिंग पॉइंट इनका नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, some of the physical properties of crystalline solids like refractive index show different values on measuring along with different direction in same crystal, the property is called। ये भी मैंने 2 स्लाइड्स पहले ही एक्सप्लेन किया था कि ऐसी प्रॉपर्टीज को हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रॉपी। फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की होती हैं, जैसे कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक एग्जांपल है। उसमें क्या होता है कि डिफरेंट डायरेक्शन में डिफरेंट वैल्यू होती है, ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज की। सेम क्रिस्टल रहता है तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, एनआइसोट्रोपिक नेचर, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयोडीन मोलिक्यूल आर हेल्ड टुगेदर इन द क्रिस्टल लैटिस बाय। आयोडीन मोलिक्यूल जो होते हैं, I2 मोलिक्यूल, ये आपस में जो दो आयोडीन होती हैं ये क्रिस्टल फॉर्म करती हैं। तो किस फोर्सेस से ये आपस में इंटरेक्ट करी होती हैं? लंदन फोर्सेस, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, कोवेलेंट बॉन्ड्स, कोलम्बिक फोर्सेस। हाँ, तो ये जो आयोडीन मोलिक्यूल फॉर्म होता है, क्रिस्टलाइन लैटिस जो फॉर्म होता है, ये होता है नॉन पोलर नेचर का। नॉन पोलर मोलिक्यूलर भी कहेंगे हम इसको। नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड होता है और ये आपस में हेल्ड टुगेदर होते हैं किस वजह से, मतलब आपस में किस फोर्सेस की वजह से जुड़े होते हैं, उसको हम कहते हैं लंदन और डिस्पर्जन फोर्सेस। तो यहाँ पे लंदन फोर्सेस गिवन है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेटवर्क सॉलिड। तो ये काफी क्लियर कट क्वेश्चन है, बुक में से दिया हुआ है डायरेक्ट। डायमंड इसका आंसर है, ठीक है। नेटवर्क सॉलिड के कुछ ही एग्जांपल है जिसमें से एक डायमंड है। जाइंट मॉलिक्यूल बनाता है ये, मतलब इसका मॉलिक्यूल जो होता है डायमंड का काफी बड़ा होता है। कोवलेंट बॉन्ड से ये आपस में बाइंड होते हैं, ठीक है, कार्बन से ही मिलकर बना होता है डायमंड। हम इसको नेटवर्क सॉलिड भी कह सकते हैं, जाइंट मॉलिक्यूल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर कोई भी ऑप्शन हो तो वही उसका आंसर होगा। यहाँ पे नेटवर्क सॉलिड दिया हुआ था प्रॉपर्टी जो कि डायमंड की होती है। हाँ, ये हो चुका है, इसका आंसर भी डायमंड ही होगा। ये जो बाकी एग्जांपल है, सॉलिड SO2 H2O, ये एग्जांपल है मोलिकुलर सॉलिड्स के। चलिए, डायमंड ही एक एग्जांपल है नेटवर्क सॉलिड का। सिलिकॉन कार्बाइड इज एन एग्जांपल ऑफ। सिलिकॉन कार्बाइड किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है कोवेलेंट सॉलिड्स का, ठीक है। आयनिक सॉलिड्स यहाँ पर फॉर्म नहीं होते, मोलिकुलर सॉलिड्स भी नहीं बनते, मेटेलिक सॉलिड्स भी नहीं बनते। ये कोवेलेंट सॉलिड्स का एग्जांपल है। मतलब यहाँ पे जो बॉन्ड्स फॉर्म होंगे वो कोवेलेंट नेचर के होंगे। कोवेलेंट पता होगा आपको, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से फॉर्म होते हैं, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे हम इसको। आयोनिक molecule are held together in the crystal by। अब ये क्वेश्चन हो चुका है, अभी मैंने एक एग्जांपल भी बताया था इसका, आयोडीन वाला एक क्वेश्चन जो हमने किया था। जो आयोनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में किससे हेल्ड होते हैं?
इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आयोनिक नहीं है, यहाँ पे आयोडीन आएगा। तो ये वही क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट स्लाइड्स पहले किया था। ठीक है, लंडन फोर्सेस या फिर डिस्पर्सन फोर्सेस से आयोडीन मोलिक्यूल्स क्रिस्टल लैटिस फॉर्म करते हैं। ये सॉलिड्स जो होते हैं सॉफ्ट नेचर के होते हैं, ठीक है, और नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी शो करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के नॉन कंडक्टर होते हैं। ये दो प्रॉपर्टीज आपको याद रखने में फायदा करेगी। Which of the following is true about the value of refractive index of quartz glass? अब ये वहीं से क्वेश्चन आ गया अमरफस और क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो ये जो क्वार्ट्ज ग्लास दे रखा है ये किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है अमरफस सॉलिड का। और अमरफस सॉलिड का हमें पता ही है कि ये किस नेचर के होते हैं, आइसोट्रोपिक नेचर शो करते हैं, मतलब इनकी हर एक डायरेक्शन में फिजिकल प्रॉपर्टी सेम रहती है। फिजिकल प्रॉपर्टीज यहाँ पे दे रखे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सेम इन ऑल डायरेक्शन। ठीक है, आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं ये, और आइसोट्रोपिक नेचर का मतलब क्या होता है कि उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सभी डायरेक्शंस में सेम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनको हमें मैच करना है, तो ये क्वेश्चन भी इजी ही है। आयनिक सॉलिड्स, नेटवर्क सॉलिड्स, मेटेलिक सॉलिड्स और हाइड्रोजन बॉन्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आयनिक सॉलिड्स कैसे बनते हैं? अ, दो आयंस आपस में कंबाइन होकर सॉलिड फॉर्म करते हैं, तो नो फ्री आयंस टू मूव इन सॉलिड स्टेट, मतलब कोई भी फ्री आयन अवेलेबल नहीं होगा, तो एक आंसर हो जाएगा 3। नेटवर्क सॉलिड क्या बनाते हैं? ये अभी हमने देखा ही था, जाइंट मॉलिक्यूल शो करते हैं, डायमंड इनका एग्जांपल होता है। ऐसी मेटेलिक सॉलिड का क्या मतलब होता है कि मेटल मेटल फॉर्म करेंगे मेटेलिक सॉलिड्स को। और इनके अंदर क्या होता है, मेटल के आपको एक प्रॉपर्टी पता होगी कि उनके पास इलेक्ट्रॉन बहुत होते हैं। तो इसका यहीं से हो जाता है कि जो इलेक्ट्रॉन होता है उसका सी, ठीक है, समुद्र होता है इलेक्ट्रॉन का, मतलब इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा होते हैं, जिससे सराउंडेड होते हैं पॉजिटिव आयन से। पॉजिटिव आयंस के चारों तरफ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये हो जाएगा मेटेलिक सॉलिड का एग्जांपल। और हाइड्रोजन बॉन्ड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसका एग्जांपल हो जाएगा ये वोलेटाइल लिक्विड और सॉफ्ट सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। वोलेटाइल लिक्विड्स होते हैं ये, मतलब इवेपोरेट होते रहते हैं रूम टेम्परेचर पर, और सॉफ्ट सॉलिड होते हैं एट रूम टेम्परेचर। अगर सॉलिड फॉर्म करेंगे तो सॉफ्ट सॉलिड फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। ग्रेफाइट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है किस वजह से है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, कैटायंस एंड एनायंस। कैटायन एंड एनायंस तो नहीं होगा क्योंकि ग्रेफाइट के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता। उसके बाद लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, इसमें से क्या आंसर होगा? फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन, क्योंकि कार्बन फॉर्म करता है ग्रेफाइट और कार्बन के पास कोई भी लोन पेयर अवेलेबल नहीं होता, तो इसका आंसर हो जाएगा फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन। ठीक, ग्रेफाइट कार्बन का आइसोटोप होता है, कार्बन ही ग्रेफाइट फॉर्म करता है। तो गुड कंडक्टर किसकी वजह से होता है? क्योंकि इसके पास फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन अवेलेबल होते हैं जो कि कंडक्टिविटी करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट एमरफस सॉलिड। एमरफस सॉलिड के लिए कौन कौन सी स्टेटमेंट इसमें से ठीक नहीं है? ऑन हीटिंग दे में बिकम क्रिस्टलाइन एट रूम सर्टेन टेम्परेचर, they may become crystalline on keeping for a long time. Amorphous solid can be molded by heating. They are anisotropic in nature. ठीक है, amorphous solid isotropic in nature होते हैं, यहाँ पर anisotropic लिखा है, तो ये वाली स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। यहाँ पे नोट पूछा हुआ है, ठीक है, इस चीज को आप ध्यान रखना। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट amorphous solid की नहीं है? तो ये वाली स्टेटमेंट नहीं है। amorphous solid जो होते हैं वो आइसोट्रोपिक नेचर के होते हैं। तो आप देख रहे हो सेम कुछ डिफरेंस से ही कितने सारे क्वेश्चंस बने हुए हैं।
तो आपको बस कुछ प्रॉपर्टीज याद रखनी है और उनको फिर अलग अलग जगह यूटिलाइज करना है, यूज करना है उन प्रॉपर्टीज को। यहाँ पे हमें बताना है कि ये जो एटम है, ठीक है, ये एटम शेयर्ड बिटवीन ईच कॉर्नर पर, मतलब कितने कॉर्नर पर ये एटम शेयर हो रहा है। तो यहाँ पर हमें यूनिट सेल्स को काउंट करना है। एक यूनिट सेल ये जो पीछे वाली है, ठीक है, ये पीछे वाली जो यूनिट सेल है उसके कॉर्नर पे भी ये अटैच हो रहा है। सेम ऐसे ही यहाँ पे एक जो साइड वाली है 1 2, ठीक है, 2 पीछे की हो गई और ऐसे ही नीचे 3 4, सेम ऐसी 4 पीछे और 4 आगे यूनिट सेल बनी हुई है। ठीक है, 1 ये है और एक ये आगे वाली, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसी 4 नीचे है, तो टोटल 8 यूनिट सेल इस डॉट को, ये जो एक एटम रखा हुआ है, ये कितने यूनिट सेल्स के अंदर शेयर हो रहा है, 8 यूनिट सेल के अंदर शेयर हो रहा है। हाउ मच पार्ट ऑफ एनी कॉर्नर एटम एक्चुअली बिलोंग्स टू अ पर्टिकुलर यूनिट सेल। ये अभी लास्ट स्लाइड जैसा ही क्वेश्चन है कि अगर जो कॉर्नर पे रखा हुआ एटम होता है वो 8 यूनिट सेल शेयर करता है, ठीक है, तो एक्चुअली बिलोंग्स टू यूनिट सेल, तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा, एक एटम 8 यूनिट सेल को शेयर करा तो एक यूनिट सेल के अंदर कितना होगा 1/8, तो इसका ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन डायरेक्ट बता सकते हैं हम, नंबर ऑफ एटम बस बताने हैं हमें कितने होंगे, रेशियो बताना है नंबर ऑफ एटम्स का। सिंपल क्यूबिक में कॉर्नर्स पर ही एटम्स रखे होते हैं, ठीक है, और कॉर्नर्स का 1/8 होता है, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो उसका आ जाएगा 1 सिंपल क्यूबिक का। ऐसी बॉडी सेंटर क्यूबिक का जब हम निकालेंगे, बॉडी सेंटर क्यूबिक का, तो सभी सेंटर्स पे रखे होते हैं 8 एटम, तो 1/8 हो जाएगा, प्लस एक रखा होता है बॉडी सेंटर पर, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो 2 हो जाएगा। और अगर एफसीसी की फेस सेंटर क्यूबिक की हम बात करें, तो कॉर्नर्स पे रखे होते हैं, उसका 1/8 हो जाएगा 8 कॉर्नर्स का, प्लस फेसेस कितने होते हैं, 6 फेसेस होते हैं, और एक फेस हाफ पोर्शन शेयर करता है, तो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, तो इनका रेस हो जाएगा 1:2:4, 1:2:4, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें इसमें बताना है कि ये किसका एग्जाम्पल है। तो इसमें हमें बताना है एक्स इससे होल डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है एक्स एटम्स को, और वाई डार्क डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा है। तो वाई एक्स प्रेजेंट कहाँ कहाँ पर है, एक तो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है और कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है एक्स, और ये जो वाई एटम ये कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, ये टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर प्रेजेंट है। देखो 1 2 3 4, 4 एटम से बनने वाले वर्ड को टेट्राहेड्रल वर्ड कहते हैं, तो ये कहाँ पर प्रेजेंट है, टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है। और टेट्राहेड्रल वर्ड भी सभी टेट्राहेड्रल वर्ड नहीं, अल्टरनेटिव, जैसे कि यहाँ पे 2 बनेंगे तो एक में प्रेजेंट है, यहाँ पर 2 बनेंगे तो एक में प्रेजेंट है, तो अल्टरनेटेड टेट्राहेड्रल वर्ड में प्रेजेंट है वाई, और एक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, फेस सेंटर, ठीक है, एंड कॉर्नर्स। तो ये किसका एग्जांपल है, ऐसा किस एटम में मिलता है, ऐसा मिलता है जेडएनएस टाइप, जिसमें एक एटम अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वर्ड्स में रहता है और एक एटम फेस सेंटर और कॉर्नर्स पर रहता है। तो आपको सभी एग्जांपल्स के टाइप याद रखने हैं कि कौन किस किस टाइप के क्रिस्टल लैटिस में एग्जिस्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लैटिस साइट इन अ प्योर क्रिस्टल कैन नॉट बी ऑक्यूपाइड बाय।
प्योर क्रिस्टल के अंदर लैटिस साइड इनमें से कौन ऑक्यूपाई नहीं कर सकता? इसका आंसर होगा इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि क्रिस्टल कौन फॉर्म करता है? या तो मॉलिक्यूल फॉर्म कर सकते हैं, आयंस फॉर्म कर सकते हैं, एटम्स फॉर्म कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होता। ठीक है। अगर किसी वजह से कोई इम्परफेक्शन क्रिएट होता है क्रिस्टल के अंदर, उस केस में ही इलेक्ट्रॉन डेवलप होगा, उस केस में ही इलेक्ट्रॉन आएगा। लेकिन यहाँ पर बात कर रहे हैं प्योर क्रिस्टल। ठीक है, तो प्योर क्रिस्टल के अंदर क्या नहीं होगा? इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अगर प्योर क्रिस्टल नहीं होता तो इलेक्ट्रॉन आ सकता था, इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इजी है, इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना है। द कंपाउंड, हमें पी और क्यू, दो एटम मिलके कोई कंपाउंड फॉर्म कर रहे हैं और क्यूबिक स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जिसमें पी कहाँ पर है? कॉर्नर्स पर है। पी है कॉर्नर्स पर, और कॉर्नर्स पर कितने? टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, तो 8 एटम होंगे, और एक यूनिट सेल के अंदर 1/8 पार्ट होता है। तो पी कितना हो गया? 1। ऐसे क्यू, क्यू कहाँ पर है? फेस सेंटर्स पर। क्यू है फेस सेंटर्स पर। फेस सेंटर कितने होते हैं? 6, और हाफ हाफ शेयर करते हैं, तो हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा PQ3। PQ3 इज करेक्ट आंसर। A cubic solid is made up of two element। एक solid दो एलिमेंट से मिलकर बना है, A और B। Atom of element B are present at the corners of the cube। B एटम जो है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? कॉर्नर्स पर। कॉर्नर्स पर फिर से वही 1/8 इज इक्वल टू 1। और जो ए है वो कहाँ पर प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर पर। बॉडी सेंटर पर एक ही एटम प्रेजेंट होगा और कंप्लीट एक यूनिट सेल के अंदर आएगा। तो इसका रेशो जाएगा 1:1, A:B। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा A:B। फिर से हमें इसमें मैच करना है। तो ये आप या तो आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं आपको जो वैल्यूज हैं वो आप याद रखोगे तो डायरेक्ट आंसर आप टिक कर सकते हो। सबसे पहले, सबसे सिंपल जो होता है A/2 वो होता है सिंपल क्यूबिक का। यहाँ पर सिंपल क्यूबिक ये बना हुआ है, A/2 हो जाएगा। ये सिंपल क्यूबिक है, A/2 का रेडियस हो जाएगा सिंपल क्यूबिक का। उसके बाद नेक्स्ट आप क्या याद रख सकते हो? √3/4A, ये किसका होगा? ये होगा बॉडी सेंटर क्यूब का, और ये बॉडी सेंटर क्यूब है। देन A/2√2 ये होगा फेस सेंटर क्यूब का, और फेस सेंटर क्यूब ये है। तो आप डायरेक्ट रेडियाई याद कर सकते हो, या फिर निकालने का तरीका मैंने क्लास में बताया था, तो आपको याद होगा। या फिर आप बुक से देख सकते हो कि किस तरीके से हम कैलकुलेट करते हैं रेडियाई को। यहाँ पे सिंपली हमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब नेबरिंग कितने एटम्स प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पर हमें इसका कोऑर्डिनेशन नंबर बताना है। तो ये इसके नेबरिंग एटम कितने हैं जो इसे टच में होते हैं, जो इस एटम से टच कर रहे होते हैं, उनको ही हम कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं। तो एक ये एटम टच कर रहा है, 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर 6 है। यहाँ पर इसमें कितने एटम टच कर रहे हैं? 1 2 3 4। ये टच नहीं कर रहे, देखो यहाँ पर गैप है, तो यहाँ पर 4 है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है तो 6 एंड 4। 6 एंड 4 करेक्ट आंसर। ये 4 एंड 6 नहीं कर सकते हम, ये नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड पर एटम प्रेजेंट एट क्यूबिक क्लोज पैकिंग स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे आपको एक लाइन याद रखनी होती है कि नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ एटम्स इन CCP क्लोज पैक स्ट्रक्चर में जितने नंबर ऑफ एटम होते हैं उतने ही नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड होते हैं। तो CCP के अंदर कितने नंबर ऑफ एटम होते हैं? 1/8 बनाया था हमारा निकल के, कॉर्नर्स पे ही प्रेजेंट होते हैं। तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल बॉन्ड भी कितने होंगे? 1 होंगे। तो 1 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से यहाँ पर हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला निकालना है, MPXQ, ठीक है, क्यूबिक क्लोज पैकिंग बना रखी है CCP। इट इज ए यूनिट सेल है जो कि हमें दिया हुआ है। एक्स कहाँ पर प्रेजेंट है, अगर हम एक्स को देखें, एक्स कोऑर्डिनेट्स पर एक्स देखो डॉट से शो कर रहा है, तो एक्स जो डॉट है 1 कोऑर्डिनेट्स पर प्रेजेंट है और 1 2 3 4 5 6 फेस सेंटर पर प्रेजेंट है। एक्स कहाँ कहाँ पर है, कोऑर्डिनेट्स पर 1/8 ऑफ 8 होता है, प्लस फेस सेंटर पे 1/6 ऑफ 1/2 हाफ हाफ शेयर करते हैं, 1/2 ऑफ 6 फेस सेंटर होते हैं। उसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा 4 एम। एम स्क्वायर बॉक्स से दिखा रखा है, और एम कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट है, एम प्रेजेंट है एज सेंटर पर और एक बॉडी सेंटर पर। तो एज सेंटर पर 4 यूनिट सेल से शेयर करना होता है एज सेंटर पर जब कोई प्रेजेंट होता है। और कितने एज सेंटर पर प्रेजेंट है, 1 2 3 4 प्रेजेंट है, और कितना शेयर कर रहे हैं, 1/4 शेयर कर रहे हैं, प्लस एक प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर। तो जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 2। तो यहाँ से इनका एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या हो जाएगा, M2X4। इसको अगर हम रिड्यूस करेंगे तो MX2 इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट हमें बताना है विच सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ZNS क्रिस्टल इज करेक्ट। इनमें से कौन सा ZNS का करेक्ट क्रिस्टल है। तो ये फिर से एक एग्जांपल है, आपको जितने भी एग्जांपल बुक में गिवन है सभी को याद रखना है कि कौन सा एग्जांपल किस कोऑर्डिनेशन नंबर, किस टेट्राहेड्रल वर्ड, या फिर क्या क्या उसकी कैरेक्टरिस्टिक है। आपको सभी एग्जांपल्स की याद रखनी है, CSCl, NaCl, ZNS। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे, आप डायरेक्टली उसको बता सकते हो वहां से। तो यहाँ पर होगा 4/4 रेशो में प्रेजेंट होते हैं ZN, और इसमें Zn+2 जो होता है ये आयन कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ऑल टेट्राहेड्रल वर्ड, सभी टेट्राहेड्रल वर्ड के अंदर Zn2+ आयन प्रेजेंट होता है। और ZnS का रेशो क्या होता है, 4:4। तो ये करेक्ट आंसर हमारा कौन सा होगा, ये Zn2+ सभी टेट्राहेड्रल वर्ड्स के अंदर प्रेजेंट होता है और 4:4 इसका रेशो होता है। बाकी एग्जांपल हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फर्स्ट टर्म पे हम सभी चैप्टर्स के MCQs को कंप्लीट कर लेंगे बिफोर द एग्जाम। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।